हेलो। गुड इवनिंग विनय। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैलाश, गौतम, कौशल, संचिता सभी को गुड इवनिंग। रौनिक, अवनीश गुड इवनिंग। चलिए, तो एलआर सर्किट के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। मान लीजिए मैंने आप लोगों को जो फिजिक्स में आपको पता है कि जो चीज़ें एक बार बताई जाती है वो हमेशा ऐसे ही रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने दो चीज़ें तुम लोगों को बताई थी कि कभी भी अगर अपना जो इंडक्टर है स्विचिंग होती है तो इंडक्टर एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी को कैरी ऑन करता है। तो मान लो पहले से वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है और तुरंत स्विच जो है वहाँ से हटा रहे हो और ग्रोथ से डीके की तरफ जा रहे हो। तो जैसे ही आप डीके की तरफ ले जाओगे तो जो स्टेडी स्टेट का करंट था वही टी इक्वल टू जीरो पे माना जाता था, है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कल आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर आप इंडक्टर के क्रॉस जो है टाउ ने आर इक्विवेलेंट निकाल के टाउ इक्वल टू एल बाई आर इक्विवेलेंट कर दो और स्टेडी स्टेट का आई नॉट निकाल लो तो आप जनरल सर्किट बिना इंटीग्रेट किए भी लिख सकते हो। बट मैंने आपको यही कहा था कि ये हमेशा किस सर्किट के लिए जो सीरीज पैरेलल सीरीज आ रहे हैं तो आपको क्लियर होगा। एक पर्टिकुलर सर्किट ले रहा हूं जहां आपका ये ट्रिक फेल हो जाएगा क्योंकि वो वहां पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो एल और आर मान लीजिए हमारे पास पैरेलल है। अब इस केस में एक पर्टिकुलर सर्किट ले रहा हूं जहां पे कोई ट्रिक काम नहीं आएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है सर्किट। ठीक है, मान लो ये एल है, ये आर है और आप टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज करने जा रहे हो तो कहानी अब यहां पे बदल जाएगी। यहाँ कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला है। देखिए जरा कहाँ क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, सब जीरो जीरो आएगा फिर। ठीक है, ये है सिचुएशन। क्लियर है? तो यहां से अपने पास आर एल और ये वी है और स्विच अभी ओपन है। ठीक है, ये एस डब्ल्यू अपना ओपन है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहां पे टी एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज, एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज। ठीक है, आपको बताना है फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन इंडक्टर। तो इंडक्टर में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द इंडक्टर।
तो इंडक्टर में हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये हमें बताना है। दूसरा ये एक क्वेश्चन बना सकते हैं, फाइंड टाइम व्हेन करंट इन द इंडक्टर एंड रजिस्टर बिकम इक्वल। तो वो टाइम भी बताना है आपको जब इन दोनों में करंट अपना इक्वल हो जाए। अब देखिए ये एक बिल्कुल डिफरेंट सर्किट है, ये सीरीज एलआर सर्किट का कोई फॉर्म नहीं है, या हम इसको सीरीज एलआर सर्किट में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। जो हम ट्रिक यूज करते थे उस ट्रिक में एल जो था बैटरी को शॉर्ट करके, और एल के अबाउट हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होता था, हमें कोई आर इक्विवेलेंट मिलता था। अब आप यहां देखो तो आप इसे शॉर्ट कर दोगे तो ऐसे ही क्या बचेगा, क्या ये सब शॉर्ट है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिजिक्स में फंडामेंटल्स भी बहुत जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि हमें डेरिवेशन या फंडामेंटल्स भी जानने चाहिए, क्योंकि ट्रिक हमेशा हर जगह पे काम आएगी, कोई जरूरी नहीं है वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, बट फंडामेंटल्स हर जगह वर्क करेगा, केवीएल केसीएल हर जगह वर्क करेगा। ठीक है भाई, ऑप्टिक्स जो है ऑब्वियस सी बात है एसी के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, ऑप्टिक्स जो है एसी के बाद ही शुरू होगा। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, केवीएल से प्रोसीड करेंगे, और इसमें कोई चारा नहीं है, दिख रहा है सभी बच्चों को, है ना। तो यहां पे आप क्या करिए, केवीएल लगाइए। तो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 स्विच को क्लोज कर दो। तो स्विच को आपने क्लोज कर दिया टी इक्वल टू 0 पे, ये स्विच आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो स्विच जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद क्या हुआ, यहां पे करंट जाएगा आई, और यहां पे कुछ आप I1 मान लेंगे और यहां पे I2, ये बात देख पा रहे हो। ठीक है, किसी जनरल टाइम t इक्वल टू टी में बैक ईएमएफ की यहां बैटरी लगेगी एल डी आई बाई डी टी की, ये ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि तीनों चीज पैरेलल में है ना, तीनों चीज अपने पैरेलल में है। तो जब तीनों चीज अपने पैरेलल में है, ईएम वेव भी पहले कर लेंगे भाई, ईएम वेव पहले कर लेंगे, उसके बाद छोटा सा टॉपिक है, ईएम वेव करने के बाद ऑप्टिक्स में एंट्री करेंगे। तो यहां पर अपने पास I1 I2 और ये V है, ये टोटल। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो कि जो अपना I है, जो अपना I है डीसी करंट सोर्स है ना, तो I तो कांस्टेंट रहेगा, बट अपना I1 I2 का चेंज होता रहेगा इसके फ्लक्स के चेंज से। तो एक तो हम केवीएल लगा लें बाहर बाहर के लिए, ठीक है, एक केवीएल, या एक काम करो केवीएल आप अंदर अगर लगाते हो तो हमें I1 I2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना, है ना। तो हमारा फंक्शन है कि I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना। तो या तो आप, अच्छा एक इक्वेशन और देखो कि टोटल करंट I है जो, वो है I1 प्लस I2, और ये हमेशा I जो टोटल है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा डीसी सोर्स के लिए। तो अगर मैं दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको क्लियर होगा, ये कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज जा रहा होगा और इसका जो रेट ऑफ चेंज जा रहा होगा, इनमें हम क्या करेंगे, इनमें जो है हम एक रिलेशन ले सकते हैं, क्या, डी आई टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, अब अगर हम केवीएल लगाएं इस वाले में, यहां केवीएल लगा रहा हूं, ठीक है, चाहे कैसे भी घूम जाओ, तो जैसे आप इधर से घूमना चाह रहे हो तो इधर से घूमो, तो I2 है, यहां पे क्या आएगा, एल डी आई टू बाई डी टी, तो प्लस से माइनस, तो अपना क्या हो जाएगा ड्रॉप, केवीएल
इन लूप सी डी ई एफ सी, तो इसमें हम केवीएल लगाएं तो हमें मिलेगा माइनस एल डी आई टू बाई डी टी, और जब इधर आ रहे होगे तो इसके अपोजिट जा रहे होगे, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस आई वन आर इक्वल टू 0। ये दिख गया सभी को? अब ये बताओ कि एल डी आई टू बाई डी टी प्लस आई वन आर इक्वल टू 0 है, हमें चाहिए आई टू और यहां आई वन है, तो यही तो ट्राई मारोगे कि आई वन आई टू को आप क्या करो, एलिमिनेट करो। ठीक है, आई वन आई टू को, हाँ भाई लाइव ही चल रहा है, आपको इसी में डाउट चल रहा है अभी। तो यहां पर अपने पास, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको यूज करके अब मैं इसको क्या करूंगा, डी आई टू बाई डी टी को मैं ये लिख दूंगा माइनस डी आई वन बाई डी टी। डी आई टू बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं माइनस डी आई वन बाई डी टी। तो देखो क्या होगा, आई वन आर इज इक्वल टू एल डी आई टू बाई डी टी, और डी आई टू बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं, है ना, यहां से माइनस डी आई वन बाई डी टी। तो एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो पहले डी आई वन ही निकाल लेते हैं, डी आई वन बाई आई वन इक्वल टू माइनस वन बाई एल माइनस आर बाई एल डी टी। इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर t इक्वल टू 0 पे, यहां ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर t इक्वल टू 0 बोलते हो तो t इक्वल टू 0 पे क्या दिख रहा था तुम्हें, t इक्वल टू 0 पे ये एक जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा। t इक्वल टू 0 पे, सॉरी ओपन सर्किट होगा, सॉरी, ये t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर मैक्सिमम ऑपोजिशन देगा, इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो I1 की वैल्यू पूरी आई रही होगी, ठीक है, I1 की वैल्यू पूरी आई रही होगी। I1 की वैल्यू आपकी पूरी आई रही होगी, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखिए भाई, आप जो बोल रहे हैं कि I1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही आप गलती कर रहे हैं। स्विच को आपने क्लोज किया तो t इक्वल टू 0 पे I1 कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद ये चीजें बदल रही होंगी, वही चीज हम निकाल रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो एट t इक्वल टू 0, यही तो इंडक्टर की खासियत है। इंडक्टर की सर्किट आसान नहीं है, लोग नहीं सही कर पाते, इसीलिए आपको इस लेवल की चीजें कराई जा रही हैं। V है, बिल्कुल कुछ नहीं झिलता इंडक्टर में, क्योंकि उसके ट्रांजिशन बिहेवियर को लोग इग्नोर मारते हैं। यहां पर ये इंडक्टर ओपन सर्किट होगा, तो जब ये ओपन सर्किट होगा, देखो t इक्वल टू 0 पे, तो क्या होगा भाई, केवल ये रहेगा सर्किट हमारे हाथ में, और बाकी ये चीज ओपन रहेगी, है ना। ये t इक्वल टू 0 पे, तो जो आप बोल रहे हो कि सर कांस्टेंट केवीएल लगा लो कांस्टेंट नजर आएगा, तो बिल्कुल नजर आएगा, वो केवल t इक्वल टू 0 पे। यहां पे जो टोटल करंट आई है यही अपना I1 है। तो I इज इक्वल टू I1 इक्वल टू I होगा एट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, V बाई आर, जो कांस्टेंट आपको दिख रही है। V1 I1 जो होगा एट t इक्वल टू 0, वो हो जाएगा V बाई आर, टोटल करंट के बराबर। तो यहां पर t इक्वल टू 0 पे आपको यहां पे वैल्यू डालनी होगी, और वो वैल्यू डालनी होगी आपको I, है ना। मैं यहां I डाल देता हूं, टोटल करंट के बराबर। अब जनरल किसी t इक्वल टू t टाइम में देखिए वैल्यू आपकी कुछ I1 मान ली आपने। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा ln I1 अपॉन I इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। तो आपको मिलेगा I1 इज इक्वल टू आई ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक है।
तो I की वैल्यू है V बाई आर, तो I1 आ गया हमारे पास V बाई आर ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। तो रजिस्टर में जो करंट बदल रहा होगा टाइम के साथ वो ये बदल रहा होगा। ठीक है, आप थोड़ा भी अगर अपना कॉमन सेंस भिड़ाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो है फ्लक्स ऑपोजिशन है एल डी आई टू बाई डी टी है, तो इसका ईएमएफ चेंज होगा। तो यहां से भी आपको लॉजिक मिलता है कि सर ये दोनों तो पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसका ईएमएफ हमारा चेंज हो रहा है तो इसका भी ईएमएफ चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जब ये करंट भी चेंज होगा। तो वही चीज यहां पर दिख रही है। तो I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा V बाई आर ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। ठीक है, अब देखो यहां पर आपसे I2 पूछा था, तो हमें I2 में भी रिलेशन पता है। I2 और I1 में हमने अभी एक रिलेशन निकाला था ना, ये रहा। यहां से कर लो I2 की वैल्यू। I2 हमारे पास क्या होगा? तो I2 जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल I माइनस I1। तो I2 आएगा I माइनस I1, I1 है V बाई आर जो कि I ही है, V बाई आर मतलब I ही है ना। तो I माइनस I ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। अब यहां से देखो आपको और इंटरेस्टिंग चीज मिलती है कि एक में तो डीके हो रहा है और एक में ग्रोथ हो रहा है। जो इक्वेशन मिल रही है इंडक्टर में ग्रोथ की मिल रही है और रजिस्टर में डीके की मिल रही है। दिख रहा है सभी को? V बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। तो यहां पे ग्रोथ का मिलेगा, यहां पे डीके का। तो आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है ना। जेई एडवांस में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसमें ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो एक डीके का बनेगा और दूसरा जो है ग्रोथ का बनेगा। और वो जस्टिफाइड भी है, वो देख रहे हैं आप। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अपोजिट कर रहे होंगे, तभी तो ये वाली चीज कांस्टेंट है। करंट आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? तो I2 अपने पास हो जाएगा V बाई आर माइनस दिस। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े भाई। ये क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंडक्टर है और इधर एक रेजिस्टेंस है R1, R3, R4, बीच में गैल्वेनोमीटर है। ये है अपने पास R3, ये है R4 और सर्किट देखो कुछ ऐसा है। ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से, बट L1 और L2 आइडियल नहीं है। ये जो इंडक्टर L1 और L2 है ये आइडियल नहीं है। ठीक है, L1 L2 अपने बी पार्ट, अच्छा हाँ बी पार्ट भी था ना, तो बी पार्ट कर नहीं लोगे? बहुत आसान है यार, बी पार्ट तो आप कर लोगे। बी पार्ट क्या हो जाएगा? देखो हमसे बोला है कि ये दोनों कब इक्वल हो जाए, तो आपने थोड़ा भी तुम लोग दिमाग नहीं लगाते। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, बी पार्ट में पूछा है कि टाइम बता दो जब ये दोनों इक्वल हो जाए, तो बहुत आसानी से बता सकते हो। I1 इक्वल टू I2 कर दो, है ना। I1 इक्वल टू I2 कर दो। तो तो वो टाइम निकालना चाह रहे हो, चलो कर लेते हैं। टाइम व्हेन करंट इन द इंडक्टर एंड रजिस्टर इक्वल। ठीक है, क्या करने वाले हो?
तो दोनों को इक्वेट करके और सॉल्व कर लो, टी आ जाएगा। एक में था v बाई आर ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 कर रहे हो, है ना। तो वो हो जाएगा v बाई आर ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, दिस इज इक्वल टू v बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, यही होगा। तो यहां से ये हटा दो, तो इस तरफ अगर लेके आओगे v बाई आर तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा, ई आर तो 2 आ जाएगा ना, 2 ई की पावर माइनस आर बाई एल टी दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आएगा ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, देखो इक्वल टू 1/2, और दैट इज आर बाई एल टी इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ln 1/2, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, माइनस ln 2। तो माइनस आर बाई एल टी इक्वल टू माइनस ln 2, तो ये कैंसिल हुआ और हमें t जो टाइम मिलता है वो मिलता है ln 2 L बाई आर, ln 2 L बाई आर, ये टाइम मिलेगा 0.693 आर बाई एल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उल्टा आ रहा है मेरा क्या, एल बाई आर आएगा, ये आर बाई एल आ रहा है, कुछ बच्चों का आर बाई एल लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ना, कुछ बच्चे आर बाई एल लिख रहे हैं। चेक करो, कंफर्म करो, आर बाई एल होगा कि एल बाई आर, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, आर बाई एल ही था ना। ठीक है, क्लियर है सभी को, एल बाई आर ही होगा बिल्कुल। तो 0.693, तो बढ़िया रिजल्ट है। ऐसे रिजल्ट थोड़ा याद अपने आप हो भी जाते हैं, तुम लोगों ने कई जगह पे ये रेडियो एक्टिविटी डीके में भी किया होगा, केमिस्ट्री में 0.693 है ना, एल बाई आर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बना, तो ये टाइम हो जाएगा। चलिए यहां पे आते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि इंडक्टर हैज रेजिस्टेंस, ये जो L1 एंड L2 आइडियल नहीं है, L1 एंड L2 हैव रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, फाइंड कंडीशन फॉर नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन की हमें कंडीशन बतानी है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर नल डिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, इस स्टेज पे मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, सॉरी। ठीक है, ये आपका काम है, आप बैकलॉग अपना पूरा करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, इतने दिन छुट्टी थी। ठीक है, मैं ये सब यहाँ पे थोड़ा बताने का क्या है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बोल दिया तो हो जाएगा। आपको पता है पढ़ाई बहुत तमीज से पढ़ने पे तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो थोड़ा मैं क्या बता दूं गैल्वेनोमीटर। तो L1 L2 हैव रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड कंडीशन फॉर नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन में सभी बच्चों को पता है कि जैसे यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं ये A है, ये B है, ठीक है, और ये C ले लेते हैं और ये D ले लेते हैं। तो नल डिफ्लेक्शन में सभी बच्चों को पता है क्या होगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके क्रॉस, वो क्या होना चाहिए, जीरो, या VB इज इक्वल टू VD होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, या VB इक्वल टू क्या होना चाहिए, VD होना चाहिए। ये मानते हो? तो उसी कंडीशन पे काम करेंगे, बट थोड़ा सा सर्किट को और जनरलाइज बना दें तो तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि KVL लगाओगे, इसमें रेजिस्टेंस भी है, तो इसको ऐसे बना लिया जाए तो बेटर रहेगा। तो इसको यहां बना लेते हैं। ये है सर्किट एक्चुअल, L1 के साथ एक रेजिस्टेंस होगा R1, उसके बाद था अपना इधर R3, ये हो जाएगा
L2 और ये हो जाएगा अपने पास R2, ये हो जाएगा R4 और ये हो जाएगा अपने पास गैल्वेनोमीटर। एक्चुअल सर्किट अपनी ये है, ठीक है। ये ए था, ये बी, इसे सी ले लो, कोई भी पॉइंट, ये तो सब सेम ही पॉइंट है, और ये डी, ठीक है। अब चलिए फंडामेंटल पे विश्वास करते हुए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल डिफ्लेक्शन क्या होगा बताओ, VB इक्वल टू VD, है ना, या फिर VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करो, VAB इज इक्वल टू VAD, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। VAB देखो इधर, VAB इज इक्वल टू VAD, तो सभी को KVL लिखना आता है। ये मान लेते हैं कि यहां से जो टोटल करंट आई है, इसमें से यहां गया I1 और यहां गया I2। ये नल डिफ्लेक्शन है तो यही I1 इधर चला जाएगा, यही I2 इधर चला जाएगा। यहां पे करंट होना है 0 फॉर नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगा फॉर इट्स नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां से I1 इधर जाएगा, इधर I2। चलिए तो अब KVL लिखते हैं नोड से नोड का, मतलब VA से A से B पे जा रहे हो, तो यहां पे जो बैटरी होगी वो आपकी ये बैटरी होगी L1 di1 बाई dt की, और यहां जो बैटरी होगी वो होगी L2 di2 बाई dt की। तो यहां से जब यहां जाओगे तो क्या लिखोगे नोड से नोड के लिए, बताइए। L1 दोनों को बराबर कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, VA माइनस VB और यहां से VA माइनस VD, ठीक है। VA माइनस VB और VA माइनस VD, ये ड्रॉप है ना, VA माइनस VB का ड्रॉप और VA माइनस VD का ड्रॉप, क्या करिए इसको आप जो है इक्वेट कर दीजिए। हाँ भाई चैतन्य, प्लीज टेक माई नेम, क्या मिला तुम्हें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, यहां ध्यान दो। तो यहां पे अब देखो क्या हो जाएगा कि प्लस से माइनस जा रहे हो, ये ध्यान रखना। यहां से जब इधर आओगे तो ये बैक EMF लगेगा ऑपोजिशन, तो प्लस से माइनस, तो माइनस L1 di1 बाई dt माइनस I1R, ये भी तो ड्रॉप ही है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहां से प्लस से माइनस गए तो माइनस L2 di2 बाई dt माइनस I2R, दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो माइनस माइनस दोनों साइड, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो प्लस कर दे रहा हूं, तो लिख दे रहा हूं L1 di1 बाई dt, ध्यान दीजिए L1 di1 बाई dt प्लस I1R, ये दोनों माइनस, इधर का भी माइनस, समझ गए होगे, इसीलिए लिख दिया L2 di2 बाई dt प्लस I2R। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हमें कंडीशन निकालनी है, तो एक तो हमने यहां का ये कर दिया, इसी तरीके से इस वाले के लिए क्या लिखोगे, VB माइनस VC और VD माइनस VC, ये भी आपके ये होंगे, तो VBC इज इक्वल टू VDC। तो यहां से तो आप देख ही पा रहे हो कि क्या आएगा, I1R3 इज इक्वल टू I2R4। तो हमें यहां से मिलता है I1, अब यहीं से एक हम जो है बेनिफिट ये उठाएंगे कि यहां पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। हमारे पास दोनों साइड टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, di1 बाई dt R3, इसको मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस इक्वेशन को, ठीक है, इज इक्वल टू R4 di2 बाई dt। ठीक, अब देखो मैं कर क्या रहा हूं कि मैं यहां पे
आई एक ही फॉर्म में एक ही, इसको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा, इसको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा, तो I1 I2 दो हैं, एक वेरिएबल में मैं इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं, तो एक वेरिएबल में जब बनाना चाह रहा हूं तो मैं di1 बाई डी टी को, ये जो देख रहे हो आप di1 बाई डी टी, तो इस di1 बाई डी टी को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से रिप्लेस मार रहा हूं, di1 बाई डी टी, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं R4 अपॉन R3 di2 बाई डी टी। ठीक है, और I1 को यहां से रिप्लेस कर दे रहा हूं, I1 को यहां से रिप्लेस कर रहा हूं I2 R4 अपॉन R3। ठीक है, तो मतलब मैं इन दोनों को di1 बाई डी टी और I1 को मैंने I2 और di2 बाई डी टी के फॉर्म में हटा के यहां पे रखूंगा, जिससे कि हमारा एक होमोजीनियस इक्वेशन बने एक वेरिएबल का। तो L1 di1 बाई डी टी होगा R4 अपॉन R2 di2 बाई डी टी। ठीक है, और प्लस I1R, और इसको इधर ले आओ dl2, और इसको फिर माइनस L2, ये I2 और L2 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा तमीज से लिख दे रहा हूं, माइनस L2 di2 बाई डी टी इज इक्वल टू I2R माइनस I1 को लिख दे रहा हूं I2 R4 बाई R3। समझ गए होंगे, इसको I1 को इधर ले आया, ये वैल्यू डाल दी, di2 बाई डी टी को इधर ले आया, di1 बाई डी टी को ये डाल दिया। अब हमारे पास जो मिल रहा है वो मिल रहा है R4L1 अपॉन R2 माइनस L2 di2 बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू I2 आप कॉमन ले रहे हो, और यहां पे क्या था I2 इंटू, ये क्या था I2R, कहां से आएगा, कुछ होगा ना, I2R मैंने लिखा हुआ है, I2 इंटू R2 होगा ना, ये I2 इंटू R2 होगा, तो यहां R2 होगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R4 अपॉन R3 इंटू I2। अब ऐसा एक इक्वेशन बना, ठीक है, ऐसा हमारे पास एक इक्वेशन बना। अब ध्यान से देखो कि अब हमें ये चीज जो है इसको सॉल्व करनी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का हमें एक सॉल्यूशन निकालना है। अब वो सॉल्यूशन देखो कैसे निकलता है, कंडीशन तो हमने नल डिफ्लेक्शन वाली लेके चली, और वहां से हमें एक इक्वेशन मिला, जैसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज में करते थे, तो वहां तो फटाफट डायरेक्ट मिल जाता था, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ऐसे ही करते थे। बट यहां हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, हमने दिमाग लगा के दो में था तो एक में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये ध्यान दो कि एट t इक्वल टू 0, यहां पे इंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज होगी, एट t इक्वल टू 0, देखिएगा क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 जैसे ही मतलब आपने यहां पे स्विच लगाया होगा, ये स्विच आपने क्लोज किया, तो t इक्वल टू 0 पे L1 और L2 शॉर्ट ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। एट t इक्वल टू 0 L1 और L2 बिहेव एज ए ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो करंट होगा, क्या हमारे पास जीरो होगा, आप बताइए, आपका करंट जीरो होगा तो di2 बाई डी टी जीरो होगा कि I2 जीरो होगा, ध्यान से बताइएगा। जब आपने t इक्वल टू 0 पे इसको जो है क्लोज किया, तो इसमें क्या जीरो होगा, I2 जीरो होगा या di2 बाई डी टी जीरो होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। I2 जीरो होगा, वेरी गुड, बिल्कुल।
टी इक्वल टू जीरो पे तुम लोग को बता भी चुका हूं कि रेट ऑफ चेंज जीरो नहीं होता है, उसका मैंने ईएमएफ निकलवाया भी था, डी आई टू बाई डी टी है ना, उसका डिफरेंशियल वो जीरो नहीं होगा, आई टू जीरो होगा। तो यहां पे आप बोलेंगे कि आई टू इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि आई जीरो होगा, लेकिन डी आई टू बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। I2 जीरो होगा तो I2 को आपने जीरो किया तो ये चीज जीरो हो गई, बट ये जीरो नहीं होना है। तो इसको जीरो होने के लिए यहां से हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है कि R4 अपॉन R2L1 माइनस L2 को जीरो होना पड़ेगा। RHS जीरो है और यहां पे ये टर्म जीरो नहीं होगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से एक सॉल्यूशन मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है L2 बाई L1 इक्वल टू R4 अपॉन R2, ठीक है, R4 अपॉन R2, ये हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। अब मान लो मैं बोलूं कि एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, जब इनफाइनाइट हो गया तो सभी बच्चों को पता है कि इंडक्टर विल बिहेव एज ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, ऑपोजिशन बंद हो जाएगा। ऑपोजिशन का बंद होने का मतलब कौन चेंज होगा, di2 बाई dt का जीरो होना। यहां पर अब क्या होगा, यहां पर अपने पास क्या होगा कि di2 बाई dt ये अपना जीरो होगा और i2 जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये मानते हो कांस्टेंट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा v बाई i2 की वैल्यू अगर आप स्टेडी स्टेट में चाहते हो तो वो हो जाएगा v बाई R2 प्लस R4, ठीक है, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज यहां अप्लाई करो कि जब हम इंफिनिटी पे हैं तो ये जीरो हो रहा है, तो LHS जीरो है, I2 जीरो नहीं है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन बचता है, इससे हमें मिलता है कि R2 माइनस R4 बाई R3 ये जीरो होगा। बोलो भाई di2 बाई dt तो जीरो होगा नहीं, ठीक है, तो यहां पे di2 बाई dt जो है ये जीरो होगा नहीं। तो जीरो कौन होगा स्टेडी स्टेट में, उल्टा बोल दिया, ये कांस्टेंट है, हाँ ये कांस्टेंट है और ये अपना जीरो है, तो LHS जीरो है, I2 जीरो नहीं है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, यही ना। तो यहां पे जब ये जीरो होगा, यहां कुछ गड़बड़ है क्या, देखना जरा I2 वाला, I2 कॉमन लिया मैंने, तो R2 माइनस R4 अपॉन R3, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, कहीं कुछ मिस हुआ है। R1 R2 एक बार चेक करिए कहां पे मिस्टेक है। ये I1 R1 इधर, I2 R2, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसको हम इधर ले गए, I2 R2 माइनस, ओहो हाँ ठीक है, तो माइनस I1 यहां R1 था ना, ये R1 था, ओके, तो आपने I2 R2 माइनस I1 R1 और I1 को लिखा था आपने I2 R4 R3, तो यहां एक R1 छूटा हुआ है, समझ गया, यहां मिस्टेक हुआ है, देखो ध्यान से, बताया नहीं तुम लोगों ने। यहां पे देखो ये इधर गया I2 R2 माइनस, डायरेक्ट लिखने के चक्कर में I1 R1, तो I1 की जगह पे होगा I2 R4 अपॉन R3, ठीक है, लेकिन इसके साथ R1 भी तो होगा, ये R1 भी तो होगा। अब यहां से I2 कॉमन लोगे तो यहां R2 आएगा, R4 R3 यहां R1 भी आएगा,
एक R1 भी आएगा भाई, ठीक है, तो एक R1 भी आएगा, तो यहां पे R1 भी आएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड सॉल्यूशन है। तो यहां से R4 बाई R3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R4 बाई, इसको ऐसे कर लो R4 बाई R3, इसको थोड़ा सा और चेंज करें, R3 बाई R4 इक्वल टू मिल रहा है R1 बाई R2, और इधर हमें क्या मिल रहा है, यहां भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या फिर, R4 बाई R2 L1 माइनस L2, तो L1 बाई L2 आ रहा है हमारे पास क्या, R1 बाई R2। अच्छा, ये R4 क्यों आ रहा है, R4 बाई R3 ये है, तो I1 आएगा R4 बाई I3 इंटू I2, ठीक है। तो I1 की वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, R4 बाई, यहां भी कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार देखना जरा, I1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट करी और इसको इधर ले गए, तो I1 की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं, di1 बाई dt को लिखा R4 बाई R3 होगा, यहां पे भी देखो गड़बड़ हुआ है, di1 बाई dt है R4 बाई R3, तो यहां R3 होगा, R4 बाई R3 होगा ये, ठीक है। di1 बाई dt को हमने लिखा R4 बाई I3 इंटू di2, और ये di2 इधर ले आया, तो यहां पे R4 बाई R3 होगा, ये भी मिस्टेक है, R4 बाई R3 होगा। अब क्लियर है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, R4 बाई, इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसमें बस चेंज होगा अपने पास क्या, R4, इसे हमें 0 करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R4 अपॉन R3 L1 माइनस L2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलता है, L2 बाई L1 इक्वल टू R4 बाई R3, ठीक है। अब सही है, देखो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, L2 बाई L1, L2 बाई L1 देखो ध्यान से इज इक्वल टू R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3, उसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो, L1 बाई L2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो इस सर्किट के नल डिफ्लेक्शन की ये कंडीशन बनी, इस सर्किट के नल डिफ्लेक्शन की ये कंडीशन बनी, कंडीशन फॉर नल डिफ्लेक्शन। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, कंडीशन फॉर नल डिफ्लेक्शन। तो ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो, कभी आ गया तो डायरेक्ट निपटा दोगे, है ना। ऐसे ही है, L1 बाई L2 इक्वल टू R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ठीक है भाई, ये बताओ कि अगर कोई इक्वेशन x में वेरिएबल है
और किसी एक सॉल्यूशन, किसी x की किसी एक वैल्यू पे कोई फंक्शन जस्टिफाइड होता है तो आगे भी जस्टिफाइड होगा, उसमें क्या दिक्कत है? सॉल्यूशन मैंने निकाला है तो किसी बाउंड्री कंडीशन पे निकाला है, इसमें क्या दिक्कत है? दो बाउंड्री कंडीशन लिया है, एक t इक्वल टू 0 पे हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और एक t कहां पे निकाल रहे हैं? इंफिनिटी पे, वहां से हमें कंडीशन मिल गई। तो कोई भी अगर एक इक्वेशन है तो वो किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है तो भाई उसमें क्या दिक्कत है? देखिए दोनों एक बार फिर मैं बता देता हूं, यहां तक तो सभी को क्लियर होगा कि सीधे सीधे केवीएल लगाया और एक केवीएल ये लगाया तो यहां से एक इक्वेशन मिला, दिस और दिस। फिर इसमें हमने di1/dt भी था और di2/dt भी था, तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि हमने इसको क्या किया, इस वाले से इस वाले कंडीशन से डिफरेंशिएट करके di1/dt को di2/dt के टर्म्स में लिखा और i1 को i2 के टर्म्स में यहां पे लिख दिया। तो जब ऐसा किया तो हमें एक ये इक्वेशन मिलता है। देखो एक तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल गया, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया? यहां लिखा हुआ है एट t इक्वल टू 0, सभी बच्चों को पता है कि t इक्वल टू 0 पे L1 और L2 ओपन सर्किट होंगे। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे L1 और L2 ओपन सर्किट होंगे। तो जब ये ओपन सर्किट होंगे तो I ही 0 होगा, तो I1 I2 भी 0 होगा, बट उसका रेट ऑफ चेंज 0 नहीं होता है, ये आपको पता है। तो यहां पर di2/dt नॉन जीरो होगा, लिख दिया है सब कुछ, और i2 हमारा 0 होगा, तो i2 0 किया तो RHS 0 हुआ। तो जब RHS 0 हुआ तो LHS इसको भी 0 होना पड़ेगा, बट ये 0 नहीं होगा, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है तो इसको 0 होना पड़ेगा। वहां से एक इक्वेशन आ गई। और फिर हमने फिर यहां पे ये किया एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ठीक है, टी टेंडिंग टू, भाई बहुदीप ये इतना बड़ा बड़ा मैसेज करके आप अपना बेकार हाथ को तकलीफ दे रहे हो। आपको परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो नोट्स भेजा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये नहीं समझ में आई तो जब रिवीजन टाइम होगा तो मैं उसको रिकैप कर सकता हूं, और कुछ चारा नहीं है। आपको ये रटने हैं, इसमें आपको क्या समझना क्या है, डिफिनेशंस हैं, और आप उसको बार बार कमेंट कर रहे हो फालतू। जो यहाँ पे समझने वाली चीज है वहां पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हम अगर बात करें तो ये जीरो रेजिस्टेंस वायर हो जाएगा। तो जब ये जीरो रेजिस्टेंस वायर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे रेट ऑफ चेंज जीरो हो चुका होगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका होगा, तो di2/dt 0 होगा। और di2/dt जब 0 होगा बट i2 कांस्टेंट होगा, मैंने अभी आपको बताया। तो कैसे, ये एक वायर की तरह कर लो, तो R1 R2 सीरीज में होंगे, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V है तो V/R2 प्लस R4, ये इसका I2 कांस्टेंट करंट होगा। तो जब इस इक्वेशन में आते हो तो यहां पर di2/dt 0 होगा, मतलब LHS 0 है, बट I2 कांस्टेंट है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 करके हमने एक इक्वेशन ये निकाली, फिर वहां से ये कर दिया। ठीक है, नहीं भाई ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, वो t इक्वल टू 0 ही पॉइंट रहेगा, जो उसमें मैक्सिमम di/dt होगा और फ्लक्स का चेंज हो रहा होगा और अपना I2 0 रहेगा। ऐसा कोई नहीं होगा जब दोनों नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो तो बहुत बार होंगे, नॉन जीरो तो बहुत बार होंगे दोनों। आपने अभी फंक्शन निकाला है I2 और di2/dt, वो तो हर टाइम पे नॉन जीरो रहेंगे, है ना। केवल t इक्वल टू 0 पे और t इंफिनिटी पे एक 0 होगा, दूसरा नॉन जीरो, t इंफिनिटी पे दूसरा 0 होगा, पहला नॉन जीरो, ये होगा। बाकी टाइम में दोनों रहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं कि अब मान लो इंडक्टर, मैंने जो तुम लोग को एक सवाल बताया कि t इक्वल टू 0, जब कभी ऐसा हो कि एक ही इंडक्टर है और उसकी स्विचिंग हो रही है, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, अचानक उसको स्टेडी स्टेट के बाद से स्विच ओपन कर रहे हो, है ना, और ग्रोथ से डीके में जा रहे हो, तो जैसे ही ग्रोथ से डीके में जाओगे जो पहले करंट बिल्डअप हो चुका है वो वही रहता था,
लेकिन ये भी जो है कुछ क्वेश्चंस में ट्रू नहीं होगा। कहां पर नहीं ट्रू होगा, कहां पे नहीं होगा, जहां पे एक इंडक्टर है वहां तो ऑलवेज ट्रू होगा। मान लो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा बना दूं जिसमें दो इंडक्टर की स्विचिंग हो रही है, दो इंडक्टर की स्विचिंग हो रही है। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसा है कुछ, ठीक है, ये टू वे स्विच है। एक 12 का इंडक्टर है, ये एल लेंथ का इंडक्टर है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस आर है। अभी ये वी है। स्विच अभी जहां पे पड़ा हुआ है ये वेरी लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही पड़ा था। ये वेरी लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही पड़ा था। उसके बाद आप क्या करोगे, स्विच को यहां से इधर ले आओगे। ये स्विच है, ठीक है, और ये वेरी लॉन्ग टाइम तक बंद था, बहुत लंबे समय तक बंद था। तो मैं लिख दे रहा हूं, SW is closed for a very long time। यहां आप नया चीज सीखेंगे। अब आपसे बोला जा रहा है t इक्वल टू 0। मुझे पता है ये शायद ही कोई कर पाए, ये सब क्वेश्चन लोग कैसे करते हैं देखिए। एट t इक्वल टू 0 उनको दिया जाए तो क्या सोच के वो फट से कर देंगे। आप भी कुछ सोच रहे होंगे वैसा ही, सोच लीजिए पहले। एट t इक्वल टू 0 ये पोजीशन मान लो अपना 1 था और ये 2 है। स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको फिर बताना है सर्किट में फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब स्विच को आपने 1 से 2 कर दिया। ये क्वेश्चन है। अब यहां से ध्यान दो कि यहां एक प्रॉब्लम है। सुनो, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका था, वहां से आप इसको यहां ला रहे हो। मैंने आपको बताया था अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो भाई जो पहले हमारे स्टेडी स्टेट में ये सर्किट में करंट था, यहां कोई रेजिस्टेंस था तो ये डीके करने को जाता, एलआर सर्किट डीके। तो जो करंट यहां पे स्टेडी स्टेट में था वही यहां पर है। लेकिन अब ये जो स्टेडी स्टेट अचीव हुआ था, ध्यान दीजिएगा, जो ये स्टेडी स्टेट अचीव का क्या मतलब समझते हो कि फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है। एनर्जी जो भी मिल गई है, इसको एक एनर्जी मिल गई है, अब यहां से जो फ्लक्स है वो अब चेंज नहीं हो रहा है, यही तो मतलब है। तो ये बताओ जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है और फिर इसके पास कुछ फ्लक्स है, अचानक आपने स्विच को यहां से यहां कर दिया तुरंत, ये तुरंत की बात कर रहा हूं मैं। तो तुरंत जब आपने इसको यहां से यहां कर दिया तो ये जो फ्लक्स है वो इसके साथ भी शेयरिंग करेगा। वो फ्लक्स जो इसने अभी स्टोर किया था स्टेडी स्टेट में, उसकी शेयरिंग इन दोनों के बीच में हो जाएगी। दैट इज द प्रॉब्लम। तो फ्लक्स का जब शेयरिंग होगा तो आपको पता है कि इसके पास कुछ फ्लक्स था। अब ये इंडक्टर से एक ऐसा इंडक्टर जिसमें 0 फ्लक्स है, तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाएंगी, बोलो, तो यहां से इंड्यूस होगा कुछ ना कुछ। भाई इसके वजह से इसमें कुछ इंड्यूस होगा
और इसके वजह से फिर करंट जो स्टेडी स्टेट वाला करंट था वो t इक्वल टू 0 पे जस्ट बिफोर स्विचिंग जो करंट था अब वो नहीं रह जाएगा, सर्किट को एक नया करंट मिलेगा t इक्वल टू 0 पे। समझ गए? तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अब जनरली बच्चा क्या करेगा, सर इसमें क्या कर रहे हैं, आपने बताया था सीरीज पैरेलल, ये इसको 2L और L इसको 3L ले लें और ये R, तो टाउ हो जाएगा 3L बाई R और I लिख देंगे I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट कैसे निकालोगे? तो सर आई नॉट वही होगा जो स्टेडी स्टेट में होगा। स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा? तो स्टेडी स्टेट में आई नॉट सर हो जाएगा V बाई आर, जनरली जो लोग करेंगे। ठीक है, तो सर आंसर आएगा V बाई आर ई की पावर माइनस 3 RT अपॉन 3L। सर ये आंसर आ जाएगा और यही लोग टिक करके आएंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि वो यहां पर क्या कर दिए, क्या गलती किया उन्होंने गलती ये वाली की कि जब हम स्टेडी स्टेट के t इक्वल टू 0 के पहले और 0 के बाद, है ना, 0 स्विचिंग के पहले 1 से जब 2 में आ रहा होगा तो 1 पे जो स्टेडी स्टेट करंट था और जब ये 2 पे आएगा तो वो स्टेडी स्टेट करंट यहां बदलेगा। एक इंडक्टर होता तो नहीं बदलता, 2 इंडक्टर हैं तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि ये फ्लक्स की शेयरिंग होगी, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, उसकी शेयरिंग होगी, तो इसके वजह से कुछ फ्लक्स इसमें आएगा 0 से, तो यहां से कुछ इंड्यूस आएगा और वो उसके वजह से सर्किट में करंट चेंज होगा। तो कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो नोट करके मैं लिख देता हूं कि यहां पर ये होगा कि आप फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स को कांस्टेंट करके नया आई निकाल लीजिएगा। मैं यहां नोट करके लिख दे रहा हूं। When switch is shifted from पोजीशन 1 to 2, है ना, करंट तो फ्लक्स आपका वही रहेगा जो इंडक्टर 1 को मिला था फ्लक्स, तो फ्लक्स की शेयरिंग होगी, है ना। तो चलिए क्या लिखें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं हमने इसको स्विच 1 से 2 में क्लोज कर दिया, तो 1 से 2 लेके गए, ठीक है। तो यहां पे टी को, ये दो चीज बना रहा हूं, इसमें भी दो स्टेज में होगा, ये भी 2 स्टेज में होगा, एक टी इक्वल टू 0 का स्टेज और एक टी इक्वल टू जनरल टी का। तो ये अभी मैं ले रहा हूं टी इक्वल टू 0 का, एट टी इक्वल टू 0। यहां पे जो करंट आप ले रहे हैं, मान लीजिए इसमें जो करंट आएगा वो अपना आई डैश है, ठीक है, आई डैश करंट है। ये जो आई डैश करंट होगा ये t इक्वल टू 0 का होगा, जो इस LR सर्किट, डीके ऑफ LR सर्किट का मैक्सिमम होगा, है ना, डीके ऑफ LR सर्किट का मैक्सिमम करंट होगा। अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो ये आई डैश वही होता
जो इस इंडक्टर का स्टेडी स्टेट वाला करंट रहा होता। शायद सब लोग समझ गए। कैसे निकाल रहे हैं? फ्लक्स को कांस्टेंट करके, फ्लक्स रिमेन सेम, फ्लक्स रिमेन सेम, दोनों में यही फ्लक्स की शेयरिंग होगी, तो फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट। तो फ्लक्स मान लीजिए इसमें होगा, अब फ्लक्स लिंकेज है फाई इक्वल टू एल आई, याद है सभी को, तो वहां से लिख लीजिए ये हो जाएगा एल इंटू, इसमें कितना था अपने पास इनिशियली जस्ट बिफोर, फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट जस्ट बिफोर ये तो लिख ही दिया है, शिफ्टिंग ऑफ, ये तो लिख दिया है ना, शिफ्टिंग ऑफ स्विच टू जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग, तो लिख दिया है मैंने। तो जस्ट बिफोर शिफ्टिंग इसमें तो कोई फ्लक्स नहीं था, केवल इसमें था, कितना था कंडक्टर में करंट कितना था, एल इंटू आई। तो जरा बताइएगा कि स्टेडी स्टेट में यहां पे क्या करंट था, यहां पे स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट क्या आ जाएगा, उसको आप आई नॉट बोल रहे हैं अगर, तो वो कितना होगा, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा, V बाई आर, यही होगा। चलिए, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा अपने पास यहां पे, इसका फ्लक्स कितना होगा पाई एल आई, तो यहां लिखेंगे आप L इंटू आई नॉट इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे भाई, है ना, ये दोनों अपने सीरीज हो जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं, आपको, आप नहीं समझ रहे हैं भाई नैतिक, स्लाइड रब नहीं करता हूं मैं, स्लाइड को पेस्ट करता हूं फिर रब करता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। स्लाइड को पेस्ट करके रब करता हूं, वो आपकी पुरानी स्लाइड एज इट इज रहेगी, ठीक है, उसको कॉपी करता हूं फिर रब करता हूं, डोंट वरी। तो आपके पास जो होगा एल आई नॉट, इतनी मेहनत से कंटेंट दे रहा हूं क्यों, उसको मिटाऊंगा मैं, एल आई नॉट इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा आपके लिए ही दिया जा रहा है। अब यहां पे सीरीज में, तो सीरीज में आपने पढ़ा था ये हो जाएगा 3L इंटू आई डैश। तो ये एक बहुत बढ़िया आपको यहां पे अब मिलता है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करने का है। तो आई डैश आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आई नॉट बाई 3, आई नॉट बाई 3, ये क्लियर है सभी बच्चों को। पाई इक्वल टू एल आई यूज किया है भाई, तो ये एल इंटू आई नॉट, अब ये 2L और ये L, तो ये हो जाएगा 3L इंटू आई डैश, तो आई डैश हो जाएगा आई नॉट बाई 3, समझ गए। अब ये जो आई नॉट बाई 3 है, ये इसका t इक्वल टू 0 का मैक्सिमम होगा, LR सर्किट जो डीके है, ये इसका आई डैश जो होगा इसके लिए मैक्सिमम। अब किसी जनरल टाइम t इक्वल टू टी में हैंडल करना है, वो आपके लिए बहुत इजी है। आप क्या करोगे, ये केवीएल लगा लोगे, है ना, केवीएल लगा के कर लोगे, ये L और L अब एक साथ ले सकते हैं आप, 3L की बैटरी लगेगी और यहां पे IR है, तो यहां पे अब जनरल एट एनी टाइम t इक्वल टू टी आप I मान लोगे, ठीक है। तो अब यहां से क्या लिखोगे, -3L di बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर, जैसे आप डीके ऑफ करंट के लिए करते हो, है ना, जैसे आप डीके ऑफ करंट के लिए करते हो, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू -R अपॉन 3L डी टी। फिर आप यहां से ये इंटीग्रेट कर लोगे, और यहां पर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जब t इक्वल टू 0 था, तो अब ये करंट, ये जो है आई नॉट नहीं था, आई डैश अपना करंट था, वो था आई नॉट बाई 3। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है जो आपने अभी निकाला, और ये जनरल t होगा, ये जनरल I होगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा ln I अपॉन I3
ln आई अपॉन आई नॉट बाई 3, यही होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, इक्वल टू माइनस आर बाई 3 LT। बोलो, तो अपने पास आ जाएगा आई, वो आ जाएगा आई नॉट बाई 3 e⁻ माइनस आर अपॉन 3 LT। तो ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, डीके जब आप स्विच को क्लोज शिफ्ट करोगे तो डीके होगा, तो डीके में ये आंसर होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी। तो बहुत बढ़िया सवाल ये बनेगा। देखिए केवीएल आप कैसे भी एंटी क्लॉकवाइज मत लीजिए, क्योंकि जो नेचर है अपना स्विच का, पहले यहां था तो ये पोटेंशियल करंट का जो नेचर है पहला वही लिया कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने स्विच को क्लोज किया तो तुरंत रिवर्स नहीं होगा करंट, ये तो बता चुका हूं आपको, है ना। पहले वाला ही रखिएगा, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑपोजिशन मिलेगा LdI/dt का ऑपोजिशन रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ऐसा ही एक और दे देता हूं, आप लोग घर पे करिएगा, जिसमें L1 L2 R1 R2 ऐसा ले लीजिए। मतलब जनरलाइज करके ले सकते हैं। कुछ ऐसा ले लीजिए। ठीक है, मान लो ऐसा है कुछ, इसको कुछ V ले लेते हैं, चलो L1 R1 L2 R2, और यहाँ पे अपने पास कुछ स्विच अपना जो है शुरू में स्विच क्लोज है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, वही करते हैं। ऐसा कुछ बना पाएंगे कि स्विच अपना जो है क्लोज्ड है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, t=0 पे स्विच को हम ओपन करेंगे, बट इसको नहीं रखना चाहते हैं ना, V भी है। चलिए अब V भी है, चलिए V भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये स्विच जो है क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग, लिख दे रहा हूं कि SW क्लोज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, फाइंड करंट इन द सर्किट as a function of time at t=0, switch is opened। देखिए कुछ सही बना है, सोचिए जरा आप लोग। सोचिए जरा।
थोड़ा सा सोचिए जल्दी से, ज्यादा कर ले जाओगे अभी जो हिंट दिया है उसके अकॉर्डिंग। सभी बच्चों को सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा है कि अगर लंबे टाइम तक ये बंद है तो इन दोनों भाई लोगों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये L2 R2 जो है इनका यहाँ पे कोई औकात नहीं है अभी, ठीक है। केवल करंट जा रहा होगा किसमें, देखो इसमें क्या बोल सकते हो कि भाई अगर आप इसको क्लोज और ओपन दोनों की कहानी देखना चाहते हो तो पहले तो ठीक है, देखो तो यहां पर अपने पास स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अब बोला जा रहा है कि स्विच जब क्लोज है तो मेरी बात बताओ कि यहां से आई नॉट जा रहा था मान लो, तो ये आई नॉट यार ऐसे ही तो जाएगा, ये तो शॉर्टेड है, ये तो पूरा शॉर्टेड है, तो ये आई नॉट ऐसे जाएगा, ये आई नॉट ऐसे जाएगा और इस तरीके से घूम के आएगा, मानते हो। तो ये पूरा अपना शॉर्टेड रहेगा। तो आई नॉट तो सभी बच्चे लिख सकते हैं। आई नॉट क्या होगा, ये एक जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो इट इज V बाई R1, तो ये हो जाएगा V बाई R1। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब इसको आप ओपन करते हो तो इसमें भी दो चीज की एनालिसिस करेंगे। जब ओपन करते हो तो एक T इक्वल टू 0 मानते हो ना, जब आप ओपन करते हो तो T इक्वल टू 0 पे, जस्ट ओपन करने पे क्या कहानी होगी, क्या यही आई नॉट रहेगा यहां पे, क्या यही आई नॉट रहेगा, नहीं अब नहीं रहेगा, पहले रहता क्या, अगर यहां R1 होता यहां R2 होता और ये इंडक्टर L2 0 होगा, ध्यान से सुन लो, R1 होता R2 होता और L2 0 होता, केवल एक सिंगल इंडक्टर रहता, केवल एक सिंगल इंडक्टर रहता, तो बिल्कुल हम कहते हैं कि सर ये जो है ओपन होने के बाद ये जो नया बन रहा है इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये अपने पास I1 यहां पे एज इट इज रहता, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि फ्लक्स लिंकेज केवल अभी इसमें आया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं अभी, इसमें कोई करंट ही नहीं है ना, कुछ भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। अब जैसे ही आपने इसको ओपन कर दिया, इसका फ्लक्स इसके साथ शेयर करेगा, है ना, इसने जो एनर्जी बचाई थी या जो इसने जो भी हक है इसका, अब ये दोनों आपस में ये कहेगा लाओ हमें भी दो, ठीक है, हम भी शेयर करेंगे, तो ये शेयर करेगा इसके साथ फ्लक्स, और फ्लक्स शेयर करेगा तो उससे जो है करंट चेंज होगा। तो अब T इक्वल टू 0 जैसे ही स्विच ओपन कर रहे हो तो एक नया आपको लेना पड़ेगा आई नॉट डैश, है ना, ये हो जाएगा एट T इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आई नॉट डैश, और ये आई नॉट डैश आप मान लीजिए यही है आई नॉट डैश, तो ये आई नॉट डैश निकाल सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। क्यों, अभी भी ये वैसे ही जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह ही है, तो आई नॉट डैश जो हम लिख रहे हैं वो फ्लक्स लिंकेज से आएगा। अब यहां पे फ्लक्स लिंकेज से आएगा, तो पहले जो फ्लक्स लिंकेज था अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वो है L1 इंटू आई नॉट, दिस इज इक्वल टू, जब यहां पर आओगे तो ये L1 L2 सीरीज हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 जो अभी अभी आपने किया भी आई नॉट डैश, तो आई नॉट डैश जो होगा वो अपना मैक्सिमम करंट होगा इस सर्किट का जब ये T इक्वल टू स्विच ओपन होगा, और उसकी वैल्यू ये आएगी भाई, ये मैक्सिमम होगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो ग्रोथ ऑफ करंट होगा, जब आप फंक्शन करेंगे तो आपको आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ नहीं मिलेगा, ठीक है। बैटरी है, बिल्कुल है, बैटरी है, बैटरी है, तभी तो हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे जैसे ही ये आई नॉट डैश, यहां पे जो मैक्सिमम करंट आया ये बैटरी ने ही दिया होगा, ठीक है, तो यहां से ये आई नॉट डैश इसका मैक्सिमम करंट आएगा। बट जो बैटरी करंट भेज रही होगी, प्रॉब्लम ये देखो कि ये पहले जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह था, इस पे फ्लक्स लिंकेज था, अभी केवल हमारे पास फ्लक्स यहां पे था, इसमें फ्लक्स था। अब यही फ्लक्स जो है इन दोनों में जो है ये फ्लक्स जो है अपना शेयरिंग करेंगे, और वहां से आप फिर ये निकालोगे, ये होगा T इक्वल टू 0 का करंट। बाकी कहानी सभी बच्चे जानते हैं, KVL लगा के इंटीग्रेट करने वाली वो आपके लिए बड़ी चीज नहीं है।
तो बाकी जो बची हुई कहानी है वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो बाकी बची हुई कहानी केवीएल लगाइए और वहां से t इक्वल टू टी टाइम के लिए सर्किट की केवीएल लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा t इक्वल टू, अब जनरल t की बात कर रहे हैं, t इक्वल टू टी, ये था अपना t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू टी पे क्या होगा, ये हटा रहा हूं, कुछ जनरल करंट I मान लीजिए। ठीक है, और इसको आप एक सर्किट में बना सकते हैं ना, L1 प्लस L2 R1 प्लस R2। तो क्या लिखेंगे केवीएल, V माइनस L1 प्लस L2 जनरल DI बाई DT माइनस I R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। यही तो होगा भाई। बस इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, V, ये बार बार लिखने से बचने के लिए मैं इसको कुछ कांस्टेंट मान लूं क्या, इसको K1 K2 मान लेता हूं, इसको कुछ K1 मान लेता हूं और ये R1 प्लस R2 को K2। तो V माइनस I K2 इज इक्वल टू K1 DI बाई DT। तो आपके पास आ जाएगा DI अपॉन V माइनस I K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 DT। इसको इंटीग्रेट करोगे और ये ध्यान रखोगे कि t इक्वल टू 0 पे यहां पे जो करंट होगा वो I नॉट डैश होगा, I नॉट डैश, और ये t पे कुछ जनरल I होगा। तो ये हो जाएगा ln V माइनस I K2, है ना, I नॉट डैश से I इक्वल टू t K1। तो यहां से अपने पास आएगा ln V माइनस I K2 अपॉन में V माइनस I नॉट डैश K2 इक्वल टू, अच्छा एक यहाँ पे माइनस K2 भी होगा, वो उसको मैं यहां लिख देता हूं, माइनस K2 बाई K1T। ठीक है ना, कोविशेंट से डिवाइड करोगे ना तो यहां माइनस K2T होगा जो इधर चला गया। अब आप इसको, आपको I निकालना था तो आप I लिख सकते हो V माइनस I K2 इज इक्वल टू V माइनस I नॉट डैश K2 e की पावर माइनस K2 अपॉन K1T। अब सॉल्व कर लेना, यहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है, और यहां से I निकाल लेना। तो यहां से आपको I मिल जाएगा, K1 K2 आपको पता ही है, K1 K2 आपको पता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आफ्टर ओपनिंग स्विच बैटरी इज स्टिल रिलीजिंग करंट। हाँ भाई बिल्कुल, ये ग्रोथ, अरे भाई यहाँ पे सर्किट को देखो ना, ये यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं आप, पहले भी ग्रोथ ऑफ करंट था, अभी भी ग्रोथ ऑफ करंट है, समझ रहे हैं, यहां पे बैटरी है तो ग्रोथ ऑफ करंट वाला ही सर्किट चलेगा। तभी आप देखिए आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 माइनस ई की पावर समथिंग वाला ही टर्म मिलेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 1 माइनस समथिंग वाला ही टर्म मिलेगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने जनरल वैल्यू आपको, देखिए क्वेश्चन मैंने जनरलाइज कर लिया, थोड़ा डर रहा था वैल्यू लेने में, कायदे से मुझे L2L कुछ दे देना था तो ये और मजेदार बन जाता, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाता, ये R बाई 2 L2L ऐसा कुछ दे देना था। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो इंडक्टर के बारे में लास्ट एक वेरिएशन दिमाग में आ रहा है, याद है हमने स्लाइडर के क्वेश्चंस किए थे, हमने स्लाइडर के क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, तो उसमें कैपेसिटर भी लगाया था, याद करो। तो चलो अब इंडक्टर पढ़ लिया है तो इंडक्टर भी लगा देते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं एक इंडक्टर, ठीक है,
ये कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स हैं, ये आइडियल इंडक्टर है, और यहां पे एक स्लाइडर है जो स्लाइड करेगा। तो स्लाइडर को आपने वी नॉट वेलोसिटी दे दी, ठीक है, आपने स्लाइडर को t इक्वल टू 0 पे वी नॉट वेलोसिटी दे दी, वी नॉट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, मास m है, लेंथ l है, ठीक है। अच्छा, ये l और l में थोड़ा सावधानी, दुर्घटना हो जाएगी। तो ये m है और ये भाई साहब l है, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 पे है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी इनवर्ड है, ये B है, यूनिफॉर्म है। नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कहीं भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है, नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इन द सर्किट, कहीं भी आर का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। स्लाइडर प्रोजेक्टेड ऑन कंडक्टिंग frictionless parallel rails, है ना, with velocity v नॉट एट t इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है? आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, पूरा ही लिख देता हूं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्लाइडर का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हेलो, आ रही है बच्चों आवाज? अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मतलब मेरी नहीं, माइक की, मेरी भी हो ही गई है। आवाज आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पे अब सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा है कि यहां पे क्या होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। ये t इक्वल टू 0 की कहानी है। किसी t इक्वल टू टी टाइम में क्या होगा? किसी t इक्वल टू टी टाइम में, तो किसी t इक्वल टू टी टाइम में इसको अगर हम ले लें, एट एनी जनरल टाइम t इक्वल टू टी, तो इसके पास वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी कुछ v के जगह पे कुछ v हो जाएगा। और ये तो सबको पता है कि इंड्यूस, जो अपना करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग फ्लक्स है, तो करंट इसमें ऐसा इंड्यूस होगा, है ना, जिससे कि इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को इंक्रीज ना होने दे। और ऐसा होने पे एक यहां पे
मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एफ बी, ये सब आपको पता है सभी लोगों को। एफ बी इधर लगेगा जिससे इसको रिटार्डेशन मिलेगा, ठीक बात है। चलिए, लेकिन ये भी पता है कि क्या होगा कि हर इंस्टेंट पे ये जो इंडक्टर है ये बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, कितने का, एल डी आई बाई डी टी का। तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये किसके बराबर होगा भाई, जो मोशनल ईएमएफ है बी एल वी, इस इंस्टेंट का जो मोशनल ईएमएफ है उसी के बराबर होगा कि नहीं, बोलो भाई। बी एल वी के हमेशा बराबर होगा एल डी आई बाई डी टी। कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है वही इसका होगा, ठीक है। तो अब आपने रेजिस्टेंस नहीं है मेरे भाई, तभी तो क्वेश्चन में मजा है। देखो तो आप कैसे करेंगे, देखिए अब यहां पे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रेजिस्टेंस नहीं है, आई इंड्यूस कैसे निकालें। बिल्कुल, अब दूसरे वे से निकालेंगे, इस वाले लॉजिक से। क्या, पहले तो ये बताओ कि बी एल वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये तो कर सकते हो, बोलो, ये तो कर सकते हो ना, ठीक है। और एफ बी जो होगा वो कितना होगा, आई इंड्यूस एल बी, ठीक है। और आई इंड्यूस की वैल्यू, मतलब आई इंड्यूस अपना आई है, बार बार वो आई इंड्यूस लिखने की जगह से बचना चाह रहा हूं तो इसको आई लिख दे रहा हूं। तो यहां पे अपने पास आई एल बी है, ठीक। तो अब ये बताओ कि इसका एक्सेलरेशन जो कि एक रिटार्डेशन होगा, दिख रहा है सभी लोगों को, इस पे जो वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन होगा। तो अगर ए की बात करो, लेकिन पहले आई की बात करते हैं, आई निकालें कैसे, आई निकालें कैसे भाई, बताइएगा आप लोग, क्योंकि हमारे पास आर तो है नहीं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या कर सकते हो, देखिए मैं कर रहा हूं, यहां से आप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी बाई एम, माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन है, तो ये हो जाएगा माइनस बी एल बाई एम इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी, ध्यान दीजिएगा, और इसको लिखूंगा माइनस बी एल अपॉन एम। और ये जो डी आई बाई डी टी यहां पे दिखता है, v को हमें डी आई बाई डी टी को हटाना है ना, i को हटाना पड़ेगा। BLV को लिख दिया एल डी आई बाई डी टी, ये क्लियर है सभी को यहां तक। v को पुट कर दें क्या, v नॉट माइनस आई एल बी टी, ये कैसे कर सकते हैं, v को v नॉट माइनस आई एल बी टी कैसे पुट कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं करो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अगर हम ये एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट मार देता हूं, चलो ठीक है आ जाएगा, देखो देखो कैसे आ रहा है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी एल एम, और ये आएगा डी आई बाई डी टी, आ गया। अब इस डी आई बाई डी टी को आप लिख सकते हो v के टर्म्स में। तो अगर तुम लोगों ने इतना तो एसएचएम पढ़ा होगा या मैंने कितनी बार करा दिया है, उससे आपको आइडिया लग रहा होगा, ये स्मॉल एल है लेंथ, ये है इंडक्टेंस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को, v में डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, सेकेंड डिग्री।
और आपके 12th के कोर्स में सेकेंड डिग्री नहीं है सॉल्व करने के लिए, बी एल वी बाई एल, तो फाइनली आपको मिला माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम इंटू इंडक्टेंस इंटू वी। क्या मिला आपको? यहां से चमका कुछ, यहां से चमका आप लोगों, यहां से आप लोगों को चमका कुछ? जल्दी बताइए कि हमारा ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो हमारा एसएचएम की इक्वेशन होती है वो भी क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू तो हमारे पास फाइनली ये मिलता है डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम एल इंटू वी। अब याद करो एसएचएम क्या कहता है? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या इसको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका जनरल सॉल्यूशन याद है सभी को? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सा ये एसएचएम की जानकारी होनी चाहिए। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें ओमेगा अपना एम्पलीट्यूड, अपनी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ठीक उसी तरीके से इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो टर्म है, ये टर्म आपको क्या दे रहा है? ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म आपको क्या दे रहा है भाई? ये टर्म आपको क्या दे रहा है यहां पे? दिस इज योर ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम एल। मतलब ये एसएचएम करेगा, ये फील कर पा रहे हो? बी एल अपॉन में अंडर रूट एम कैपिटल एल। ठीक है, तो वेलोसिटी का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? पहले अच्छा वी मैक्स, यहां से ये भी पता है सभी को कि जो ये ए होता है वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये सबको पता है। देखिए ये क्वेश्चन वही लोग इंटरटेन कर पाएंगे जिनको एसएचएम का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। तो यहां बताओ वी मैक्स क्या था? स्लाइडर की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी? टी इक्वल टू 0 पे, क्योंकि उसके बाद तो उसको रिटार्डेशन मिल रहा था। तो दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, और वही उसका मीन पोजीशन भी होगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि एट मीन पोजीशन वी मैक्स यहां पर वी नॉट है। तो आप यहां से एम्पलीट्यूड भी निकाल पाओगे इसका। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा देख लीजिए, वी नॉट इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो ये आपको एम्पलीट्यूड मिल जाता है वी नॉट बाई ए, सॉरी वी नॉट बाई ओमेगा। इस एम्पलीट्यूड में ये मूव करेगा वी नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना है? बी एल अंडर रूट एम एल। तो ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो चलिए ओमेगा की इक्वेशन हमें वी की जनरल इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? v इज इक्वल टू वी नॉट, अब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिखेंगे जनरल। अब आप देखिए कि फाई हमारा इनिशियल फेज कांस्टेंट होता है, तो बाउंड्री कंडीशन से हम फाई निकालते हैं। क्या था? एट टी इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू वी नॉट था। तो साइन फाई कितना आएगा? साइन फाई कितना आ जाएगा? 1, मतलब फाई आएगा पाई बाई 2। इसका मतलब ये फेज हमारा पाई बाई 2 होगा। तो v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? स्लाइडर की वेलोसिटी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जो कि होगा कॉस। आप जो बच्चे एसएचएम के बारे में ज्यादा जानते हैं वो तुरंत भी लिख सकते थे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमारा जो मोशन शुरू हुआ है वो मीन पोजीशन से शुरू हुआ है। तो जब मीन पोजीशन से शुरू हुआ है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो t इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम होगा। तो ये हुआ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमें पूछा था डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को हम डिफरेंशिएट करें, इसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो dx इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी।
इसको आप इंटीग्रेट मार सकते हो। t इक्वल टू 0 पे ये 0 है ना, और ये t पे कुछ जनरल x, तो x आएगा अपने पास v नॉट, और cos का हो जाएगा अपने पास साइन ओमेगा t, और अपॉन में ओमेगा, ये हो जाएगा 0 से t। तो x कितना आ जाएगा अपने पास, v नॉट अपॉन ओमेगा, ये एम्पलीट्यूड है जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है। यहां पे क्या किया मैंने, एम्पलीट्यूड दिया है v नॉट बाई ओमेगा, v नॉट की वैल्यू मैंने पुट करी, तो v नॉट की वैल्यू, अच्छा v नॉट रहने दिया, ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट करी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आ जाएगा, तो v नॉट बाई ओमेगा साइन का हो जाएगा अपना, साइन ही रहेगा, और एक 0 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है v नॉट बाई ओमेगा, ठीक है। वो एम्पलीट्यूड है a, यही a है अपना, तो x इक्वल टू आप a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। t इक्वल टू 0 पे क्या एज्यूम किया मैंने, t इक्वल टू 0 पे कुछ एज्यूम नहीं किया, ये गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन था कि हमने t इक्वल टू 0 पे स्लाइडर को, ये देखिए ये t इक्वल टू 0 पे स्लाइडर को v नॉट से प्रोजेक्ट किया है, ये गिवन है क्वेश्चन में, मैंने कुछ एज्यूम नहीं किया है। t इक्वल टू 0 पे हमारा जो है ये स्लाइडर t इक्वल टू 0 पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो ये v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ है, मैंने कुछ उसमें एज्यूम नहीं किया है, ठीक है भाई। फिर फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस आया, इंड्यूस के वजह से एक्सेलरेशन आया जिससे रिटार्डेशन हुआ, तो किसी t इक्वल टू टी टाइम में हमने दो चीजें करी, एक तो दोनों का ईएमएफ बराबर किया, BLV इक्वल टू LDI बाई dt, और दूसरा यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है उसको ये रिटार्डेशन मिल रहा है, तो रिटार्डेशन के लिए आप यहाँ पे रिटार्डेशन, यहाँ माइनस मत लगाइए, यहां लगाइए, जब माइनस dv बाई dt, ये रिटार्डेशन है तो यहां लगा लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा लॉजिकल लगेगा, ठीक है। तो a हो जाएगा FB बाई m, तो यहां से अपने पास FB हो जाएगा ILB अपॉन m, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, फिर डिफरेंशिएट किया, ये मुझे कैसे चमका, मुझे ये चमका कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे यहाँ di बाई dt का टर्म मिलेगा, di बाई dt का टर्म मिलेगा, और वो di बाई dt मैं यहां से उठाकर v के टर्म्स में रख दूंगा, तो मुझे एक सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में हेल्प मिल जाएगी। जैसे ही मैंने सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, इससे पता लग गया कि इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो है एक साइनोसोडल फंक्शन होता है ना, ये आप सभी लोग जानते हो कि इसका सॉल्यूशन एक साइनोसोडल फंक्शन होता है। तो यहां से हमने फिर डायरेक्ट जो है v का इक्वेशन लिखा, हमें ये पता था कि v नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आगे चलकर ये मीन पोजीशन है, उसके बाद वो जो है क्या होगा, ये रिटार्ड करेगा, वहां से सारी चीजें फिर कर ली, तो हमें v और x ये मिल गया। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ओरिजिनल जहर एवर सिन, अरे रुको अभी, इसको और जहरीला बनाए, लो इसको और जहरीला बनाते हैं, आपके लिए कंसंट्रेटेड है, ठीक है। मान लीजिए ये वर्टिकल स्लाइडर है, यही तो फिजिक्स का मजा है भाई, फिजिक्स में घुसोगे तो क्वेश्चन जो है अपने आप सोचोगे या करोगे। मान लो ये स्लाइडर है, ठीक है, और यही इंडक्टर L था, और अब ये वर्टिकल है, अब ये वर्टिकल है, इसको आपने यहां पे कहीं पे छोड़ रहे हो आप, ठीक है। t इक्वल टू 0 से आप इसे छोड़ रहे हो, t इक्वल टू 0 से आप इसे रिलीज कर रहे हो,
ये वर्टिकल है, बाकी सब कुछ वही है ना, मास m ले लेना, लेंथ l ले लेना, ये इंडक्टेंस है। आप इसको छोड़ रहे हो, ग्रेविटी भी है, मतलब ग्रेविटी भी है, ये इधर है। आपने जहर बोला तो मैंने कहा थोड़ा आपको और कंसंट्रेटेड जहर का मजा दिया जाए। जी इधर है, जी इधर ही होता है, ठीक है। आपने इसको रिलीज कर दिया, अब आपको बताना है, सब कुछ वही एनालिसिस करनी है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना। स्लाइडर इज रिलीज, मैं थोड़ा लिख भी दूं, स्लाइडर इज रिलीज from the frictionless vertical rails, ठीक है। नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइंड displacement of slider as a function of time, displacement of slider as a function of time। क्लियर है सभी को? खत्म तो सोचा था भाई, एलसी ऑसिलेशन शुरू करना था, बट काफी कुछ हो गया, 15 मिनट बचे हुए हैं। अब 15 मिनट में एलसी ऑसिलेशन ना शुरू हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि शुरू करते करते खत्म हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो मंडे को एलसी ऑसिलेशन लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वो उस एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मंडे नहीं, मतलब ट्यूसडे को, ठीक है। और फिर वेंसडे को हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। मेरी भी हालत थोड़ी पंचर हो गई है, अभी जस्ट 2 घंटे 15 मिनट की क्लास लिया है ड्रॉपर की, तो मेरा भी अब मन नहीं कर रहा है, ठीक है। आज भाई कह रहा है थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, मैं थक चुका हूँ। 2-2.5 घंटे की क्लास अभी हुई थी और गैप भी नहीं मिला था। चलिए, तो आज यार यहीं रोकते हैं, है ना, आज यहीं रोकते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक आपका बचता है, एलसी ऑसिलेशन, आधे 1 घंटे का टॉपिक होगा। हालांकि मैं क्वेश्चंस में घुस जाऊंगा तो वो एक हो ही जाएगा, बट एक लेक्चर में मैं उसे खत्म करूंगा, ठीक है। स्टोरी क्या सुना दूं, स्टोरी तो कुछ है ही नहीं सुनाने के लिए, ठीक है, क्या स्टोरी सुनाऊं, ठीक है। और उस स्टोरी से मैं सोचता हूं आपको कुछ फायदा होने वाली स्टोरी सुनाऊंगा तो कुछ फायदा हो, आपका कुछ हौसला बढ़े। सुना दूंगा कभी, बहुत सारी स्टोरियां हैं, सभी के जीवन में स्टोरी रहती है, आपके जीवन में भी कहानी बन रही होगी, कुछ कहानी बन चुकी होगी, है ना। बट एक चीज बताओ यार, कि सभी के जीवन में कहानी होती है। एक जो डेली जो है दिहाड़ी मजदूर है, उसकी भी अपनी एक कहानी है और सबकी कहानी है। लेकिन कहानियां लोग किसकी सुनते हैं, किसकी कहानियां सुनते हैं, सभी को पता है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कहानियां लोग सुनते हैं। और बाकी कहानी है तो सबकी कुछ ना कुछ, और सभी की कहानियों में स्ट्रगल है, संघर्ष है, बट उस स्ट्रगल और संघर्ष को जो है कोई नहीं सुनता, ना देखना चाहता है। सब सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो आप भी यही ट्राई कर रहे हो, लेकिन मेरा थोड़ी फिलॉसफी अलग है, ठीक है। आप ट्राई करिए कि हमें सक्सेसफुल होना है, बट उसको आप इतना ज्यादा सीरियस मत हो जाइए कि उससे आप अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क करने लगे, ठीक है। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि यस हम यहां पर आए भाई, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी जो है क्या करें, आगे बढ़े। सभी लोग फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ट्रांजिशन कर रहे हैं हायर एनर्जी लेवल पे, तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी जो है, कोई ऐसा फोटोन है क्या जो आप E=H का फोटोन उस पर गिरा रहे हो भाई, वहीं पे जो N=N पे ही लेटा हुआ है, उसका कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, N=2, 3, 5, चाहे आप E=H की वैल्यू जो है बढ़ाते जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपके साथ भी वही है, ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। बट
उससे आपको परेशान नहीं होना है कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, रोज रोज परेशान हो। आप अपना जो है ऑनेस्ट एफर्ट दीजिए और खुश रहिए। लाइफ में मुझे लगता है यही ज़्यादा मैटर करता है, और जो इस फिलॉसफी पे चलेगा आई थिंक उसको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है और वो परेशान होने से बच जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ट्यूसडे को मिलते हैं। आप लोग मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा अपने लेवल पे। मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल कर सकते हैं। एससी वर्मा में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हैं। या फिर इन सबसे बेटर मैंने आपको बता दिया हुआ है, जेई मेंस को किसी भी तरीके से हमें हाथ में करना है, उसके लिए जो भी चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं उसका आप भयानक वे में प्रैक्टिस करिए। भयानक मैंने वर्ड बोला है, तो भयानक वे में प्रैक्टिस करने का मतलब कि आपको 5 to 7 ईयर्स का पीवाईक्यू साथ साथ में निपटाते जाना है। और कैसे निपटाते जाना है, खुद से करके। और कोशिश करिए कि वो टाइम बाउंडेड में करें। कोशिश करिए कि वो टाइम बाउंडेड में, जो क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज कर रहे होगे तो वो आप बढ़िया से जो है टाइम ले लेके मत करिए, है ना। आप यहाँ पे सब कुछ थॉरो है, आपका फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और अपने सारी चीजें थॉरो कर रखी है, फिर उस पर अटेम्प्ट करने आइए। तुरंत अटेम्प्ट मत करिए, ऊपर ऊपर पढ़ के अटेम्प्ट मत करिए। जब आप कॉन्फिडेंट फील कर गए कि हमें अब ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिस कर ली, तो आप पीवाईक्यूज को जरूर करिए, जो आपको ये बताएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और साथ में ये बताएगा आपको कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के लिए इतना ही।